सो ये लास्ट हमारा बाकी है इतना पार्ट। तो वो अभी कंप्लीट करते हैं। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग से बाकी है अपने। कल ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग में पहले मार्कअप प्राइसिंग देखा था। मार्कअप प्राइसिंग में क्या देखा था कि उसमें अगर अपने जो भी टोटल कॉस्ट होती है ना उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करते हैं। ये प्राइस है ना दोनों को एक्सेप्टेबल होती है, सेलर को भी और खरीदने वाले को भी। पर यहाँ पे जो टारगेट रिटर्न प्राइसिंग है, इसमें इन टारगेट रिटर्न प्राइसिंग द फर्म डिटरमाइंस द प्राइस दैट वुड यील्ड इट्स टारगेट रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट ये नहीं देख के करता कि प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड करूँ। हाँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मुझे टोटल मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया है और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं कितना कमाना चाहता हूँ। उसके बेस के ऊपर मैं प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करता हूँ। इसीलिए ये जो प्राइस है वो प्राइस हमेशा कैसी रहती है, हमेशा कॉम्पिटिटिव प्राइस रहती है। दिस मेथड वाज यूज्ड बाय जनरल मोटर्स। सबसे पहले यूज करने वाले कौन थे? जनरल मोटर्स। विच प्राइस इट्स व्हीकल्स टू अचीव अ 15 to 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी टोटल जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर 15 से 30% रिटर्न हमको मिलना चाहिए, राइट। और अपने टारगेट रिटर्न प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला इसके अंदर अपने यूज कर सकते हैं, खाली प्लस करना है इसके अंदर। एंड हियर इन दिस मेथड द फॉर्म्स properly measure the break even point which is shown by following chart। देखो ये रहा, इस तरह से अपने प्रॉपरली इसको एक चार्ट से पूरा बना सकते हैं। क्या हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट द टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का, ये दोनों एक दूसरे को 30,000 यूनिट्स के ऊपर क्रॉस करते हैं। यहाँ देखो 30,000 यूनिट्स के ऊपर ये क्रॉस करते हैं, 30,000 यूनिट्स के ऊपर, राइट। तो जो ये 30,000 यूनिट्स के ऊपर जो क्रॉस करते हैं वो अपने लिए क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। इससे कम अगर मैं सेल करूंगा, इससे कम सेल करूंगा तो लॉस है, क्योंकि उस वक्त मेरी कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। लेकिन अगर इससे ज्यादा मैं अगर सेल करूंगा, इससे ज्यादा, क्या है मेरे लिए, वो मेरे लिए प्रॉफिट है, ये मेरे लिए प्रॉफिट होगा। ओके, अब यहाँ आगे देखें। इसमें लिमिटेशंस, टू एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय टारगेट रिटर्न प्राइस। पहले तो प्राइस इलास्टिसिटी। चलो मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं प्राइस ये रखूंगा, पर वो प्राइस के कारण कंज्यूमर के माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट, कंज्यूमर क्या वो प्राइस को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या कंज्यूमर ज्यादा समझ के उस प्राइस के अंदर खरीदारी बंद कर देंगे तो क्या करेंगे? फिर आता है उसके बाद में कॉम्पिटिटर्स प्राइस। तो कॉम्पिटिटर्स प्राइस भी ध्यान में नहीं रखी जाती इसके अंदर, क्योंकि कंपटीशन में अगर बिकना है तो कॉम्पिटिटर से इक्वल प्राइस होनी चाहिए या तो उससे कम होनी चाहिए। अब परसीव्ड वैल्यू प्राइस, ये अलग है थोड़ा। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंपनीज बेस प्राइस ऑन कंज्यूमर्स परसीव्ड वैल्यू। They use other marketing mix elements such as advertising to communicate and enhance perceived values in buyers' minds। मैं बायर को ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा सोचने पे मजबूर करता हूँ कि मेरे जैसी कोई प्रोडक्ट नहीं है दुनिया में। मैं जो बना रहा हूँ वही वही सबसे अच्छी प्रोडक्ट है मार्केट में। तो परसीव वैल्यू यानी क्या, मैं तुम्हारे माइंड में एक ऐसी इमेज क्रिएट कर रहा हूँ कि जिससे तुमको लगता है कि ये प्राइस बराबर है। एक ऐसी वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ कि ये वैल्यू बराबर है, इतनी प्राइस तो होनी चाहिए ये इसकी ऐसा। परसीव वैल्यू इज मेड अप ऑफ सेवरल एलिमेंट्स। एक तो बायर के माइंड में क्या इमेज है, तुम्हारी प्रोडक्ट क्या परफॉर्म करेगी, उसका इमेज क्या है तुम्हारे माइंड। फिर द चैनल डिलीवरेबल्स, यानी जिस चैनल से तुम्हारे पास पहुंचता है वो चैनल कैसे डिलीवर करता है तुम। फिर वारंट ऑफ क्वालिटी, यानी मतलब कितनी क्वालिटी तुमको चाहिए। अगर क्वालिटी टॉप लेवल की है तो प्राइस भी ज्यादा देने के लिए लोग तैयार होंगे। कस्टमर सपोर्ट कैसा दे रहे हो तुम। सॉफ्टवेयर एट्रीब्यूट्स, जैसे कि सप्लायर की रेपुटेशन क्या है और सप्लायर के ऊपर कितना भरोसा है लोगों को। ईच पोटेंशियल कंज्यूमर प्लेसेस डिफरेंट वेट्स ऑन डिफरेंट ऑन दीज डिफरेंट एलिमेंट्स। सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी सबसे ऊपर होती है। किसी के लिए कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, तो किसी के लिए सप्लायर का रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए। विद द रिजल्ट ऑफ दिस से दैट सम विल बी प्राइस बायर। कुछ लोग क्या करेंगे, प्राइस देख के खरीदने वाले होंगे। अदर विल बी वैल्यू बायर, कुछ लोग क्या देख के खरीदेंगे, वैल्यू, इससे मुझे क्या मिलता है वो देख के खरीदेंगे।
और कुछ लोग लॉयल बायर्स, बस ये प्रोडक्ट खरीदनी है, कोई भी प्राइस में मिले अपने यही खरीदेंगे ऐसा। Companies need different strategies for these groups. For price buyers, companies needs to offer step down products and reduce services. जो कीमत देख के खरीदते हैं उसके लिए क्या किया जाता है, प्रोडक्ट सस्ती रखी जाती है, सर्विसेज कम रखी जाती है उसके अंदर, स्ट्रिप डाउन यानी कट कर दिया जाता है। फिर फॉर वैल्यू बायर्स की बात करें तो कंपनीज मस्ट कीप इनोवेटिंग न्यू वैल्यूज एंड एग्रेसिवली रीटाइमिंग देयर वैल्यू। अपनी वैल्यू को रीटाइम करना, रीटाइम करने का मतलब क्या होता है कि हम ये देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड करें और कितने भी प्राइस चार्ज करेंगे कंज्यूमर उसके बाद में खरीदने के लिए रेडी हो ही जाएगा। फिर वो लॉयल बायर्स, उसके लिए अपने क्या करेंगे, उससे रिलेशनशिप अपने बरकरार रखेंगे, उसको हमेशा अपने हाथों में रखेंगे, क्योंकि वो कस्टमर ऐसे हैं जो कभी भी हमको छोड़ के नहीं जाने वाले, तो उनको संभालना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। द की टू परसीव्ड वैल्यू बाय प्राइसिंग इज टू डिलीवर मोर वैल्यू देन द कॉम्पिटिटर। हम कॉम्पिटिटर से ज्यादा वैल्यू डिलीवर करेंगे, यानी कॉम्पिटिटर से ज्यादा अपने क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर से ज्यादा वैल्यू वाली चीज यानी यूजफुल चीज अपने डिलीवर करेंगे। एंड टू डेमोन्स्ट्रेट दीज टू प्रोस्पेक्टिव बायर, और यही चीज अपने हमारे बायर्स को क्या करेंगे, दिखाएंगे। बेसिकली a company needs to understand the customer's decision making process and determine the value of its offering. हमेशा कंपनी क्या समझनी चाहिए, कस्टमर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कंपनी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी के कस्टमर कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रख के कोई भी चीज को परचेस करने का डिसीजन लेते हैं। अब लास्ट आता है इसके अंदर, देखो वैल्यू प्राइसिंग, फिर उसके बाद में गोइंग रेट प्राइसिंग और ऑक्शन टाइप प्राइसिंग, ये तीन। उसके बाद में तुम्हारा स्टेप 6 भी है, राइट। पहले इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में मैं अकाउंट्स के 2 सम कराऊंगा, मीटिंग एंड करूंगा, फिर वापस स्टार्ट करूंगा। पहले वैल्यू प्राइसिंग अपने देख लेते हैं। वैल्यू प्राइसिंग इज अ मेथड in which the company charges a fairly low price for a high quality of offering. अच्छी चीज प्राइस कम, अच्छी क्वालिटी प्राइस कम। It is not matter of simply setting lower price on one's products compared to those of competitors. It is a matter of re-engineering operations to become a low-cost producer. अच्छा, तो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी, यानी हम क्या करेंगे, हम क्वालिटी को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, हम ये चाहेंगे कि हम अपनी प्रोडक्ट को जितना हो सके उतना कम प्राइस के अंदर प्रोड्यूस करें। तो कॉस्ट को जितना हो सके उतना कम करें, कम कॉस्ट, तो इसका मतलब कि प्राइस भी कम हो जाएगी। तो ज्यादा अच्छी चीज को कम प्राइस पे देने के लिए अपने अपनी प्रोडक्शन की साइकिल को, प्रोडक्शन की हमारी प्रोसेस को, उन सबको अपने ऐसे सुधारेंगे जिससे हम बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कम प्राइस के ऊपर बना पाए। They reduce pricing significantly to attract a large number of value conscious customers. हम क्या करेंगे, वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहेंगे। अब वैल्यू कॉन्शियस यानी कौन से कस्टमर, वो कस्टमर जो चाहते हैं कि कम प्राइस के ऊपर चीजें मिले। An important type of value pricing is everyday low pricing, everyday low pricing, which take place at the retail level. Walmart practice value pricing. Walmart यही काम करते हैं। अपने कोई भी बड़े मॉल के अंदर जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं, एक धक्के में बहुत सारी चीजें लेके आएंगे लेकिन सब चीजें सस्ते में मिले तो अच्छा। तो ये हमारा माइंड सेट होता है कि हम वैल्यू परचेज करना चाहते हैं, वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं। फिर आता है देखो इसके अंदर गोइंग रेट प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग यानी क्या, इन गोइंग रेट प्राइसिंग द फर्म बेसिस इट्स प्राइस लार्जली ऑन कॉम्पिटिटर्स प्राइस। मैं अपनी खुद की अलग से प्राइस नहीं डिसाइड कर रहा हूँ, जो बाजार में चल रही है वही कीमत को डिसाइड कर लूँ। सब लोग 50 रुपए में पैकेट लेते हैं तो मैं भी 50 रुपए में पैकेट देता हूँ ऐसा। द फर्म माइट से चार्ज द सेम more or less than major competitors in oligopolistic industries that sell a commodity such as steel, paper or fertilizer. स्टील में ऐसा ही होता है ना, जो एक की प्राइस वो सबकी प्राइस।
अपने पस्ती बेचते हैं उसमें भी देखते हैं 15 रुपये, तो 15 रुपये सब जगह पे प्राइस होती है, हर जगह पे प्राइस एक जैसी रखी जाती है। फर्टिलाइजर बेचने में भी वैसा ही है। फॉर्म्स नॉर्मली चार्ज द सेम प्राइस। द स्मॉलर फॉर्म्स फॉलो द लीडर। जो सबसे बड़ी फॉर्म होती है उसी को अपने फॉलो करते हैं। चेंजिंग देयर प्राइसेस व्हेन द लीडर्स प्राइसेस चेंज रादर देन व्हेन देयर ओन डिमांड और कॉस्ट चेंज। वो अपने ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं कि दूसरे जब भी प्राइस चेंज करेंगे तो हम भी अपनी प्राइस को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। When costs are difficult to measure or competitors sponsor response is uncertain, firms adopt the going price because it seems to reflect the industry's collective wisdom. अकलमंदी देखी जाती है इसके अंदर। इसमें याद रखो कि कॉम्पिटिटर्स की प्राइस जो है ना और कॉस्ट भी सब सेम जो होगा तो उस वक्त यही प्राइस सबसे अच्छी प्राइस है। इसमें अकलमंदी ये देखी जाती है कि हम यहाँ पे बेकार की कंपटीशन में पढ़ना नहीं चाहते, प्राइस वॉर के अंदर पढ़ना नहीं चाहते, और हम वही प्राइस चार्ज करते हैं जो सब जगह पे है, एक जैसी प्राइस। तो हमारी क्वालिटी भी सेम हो, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सेम हो, तो ये प्राइस सबसे अच्छी प्राइस मानी जाती है। फिर ये ऑक्शन टाइप प्राइसिंग है। ऑक्शन टाइप प्राइसिंग इज ग्रोइंग मोर पॉपुलर स्पेशली विद द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर क्या ऑक्शन किया जाता है, एक साथ में 500 टन माल का एक साथ में बोली लगाओ ऐसा। वन मेजर यूज इज टू डिस्पोज ऑफ एक्सेसिव इन्वेंट्रीज। अगर तुम्हारे पास ज्यादा इन्वेंट्रीज है ना, अगर ज्यादा इन्वेंट्री यानी ज्यादा स्टॉक है तो अपने क्या करेंगे, ऑक्शन में एक साथ में बेच डालें, थोड़ी कम प्राइस करो और एक साथ में इसको बेच डालो। अनदर इज टू ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज एट लोअर प्राइस। कई बार ऐसे भी होता है कि ऑक्शन प्राइस इसलिए कि कम प्राइस के ऊपर अगर सर्विस मिलती हो तो आसानी से अपने उसको ले सकते। फॉर्म शुड अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ ऑक्शंस एंड देयर प्राइसिंग प्रोसीजर्स। हमको क्या करना पड़ेगा, किस तरह के ऑक्शन है। खरीदने के ऑप्शन भी होते हैं, बेचने के भी ऑप्शन होते हैं, दोनों अलग अलग ऑप्शन होते हैं और उनके प्रोसीजर क्या है ये भी देखा जाना। पता है आपको, हर ऑप्शन के पहले 10% डिपॉजिट करना पड़ता है। जो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है ना उसका 10% डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर तुमने प्राइस सबसे हाईएस्ट चार्ज और तुमने उसको खरीदने के लिए अपना प्रॉमिस दे दिया, लेकिन बाद में अगर तुम पैसे नहीं देते टाइम पे तो 10% तुम्हारे डूल हो गायब। समझे, ऐसा होता है। इसको ये लोग अर्नेस्ट मनी बोलते हैं, अर्नेस्ट मनी। सिलेक्टिंग द फाइनल प्राइस, अब स्टेप 6 आता है लास्ट। इन सिलेक्टिंग द फाइनल प्राइस द कंपनी मस्ट कंसिडर एडिशनल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज, कंपनी प्राइसिंग पॉलिसीज, गेन एंड रिस्क शेयरिंग पॉलिसीज एंड इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन अदर पार्टीज। देखो अब फाइनल प्रोसीजर क्या, फाइनल प्रोसीजर ये है कि अपने फाइनल प्राइस को सिलेक्ट करें। ये सब तो कर लिया, उसके बाद में अपने फाइनल प्राइस को सिलेक्ट करेंगे। कैसे, तो देखो यहाँ पे कंपनी की खुद की प्राइसिंग पॉलिसी देखी जाती है, कंपनी का खुद का कितना फायदा है नुकसान है ये सब देखा जाता है, और हमारी प्राइस के कारण दूसरी पार्टीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगी ये भी देखी जाती है। अब देखो इसमें सब चीजें अलग अलग बताई गई है। पहले तो द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज, द फाइनल प्राइस मस्ट टेक इनटू अकाउंट द ब्रांड्स क्वालिटी एडवर्टाइजिंग रिलेटिव टू कंपटीशन। हम कैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो हमारे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी हमारी प्राइस के अंदर ऐड करना पड़ेगा ना हमको, वो भी हमको इसके साथ में ऐड करना पड़ेगा। फिर कंपनी प्राइसिंग पॉलिसीज, द प्राइस मस्ट बी कंसिस्टेंट विद कंपनी प्राइसिंग पॉलिसीज। टू अकम्प्लिश मेनी फर्म्स सेट अप अ प्राइसिंग डिपार्टमेंट टू डेवलप पॉलिसीज एंड एस्टैब्लिश और अप्रूव द डिसीजंस। देखो यहाँ पे लिखा गया है क्या किया जाता है, कंपनी की प्राइसिंग पॉलिसी भी देखनी पड़ती है। हर कंपनी की अपनी अपनी प्राइसिंग पॉलिसी होती है और इसको अप्रूव करने के लिए क्या टॉप लेवल से डिसीजन लेना पड़ता है। देखो सिलेक्टिंग, ये पूरा चार्ट बनाया गया 6 के 6 स्टेप। पहले हमने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया, उसके बाद में हमने डिमांड डिसाइड की, उसके बाद में कॉस्ट डिसाइड की, उसके बाद में हमने कॉम्पिटिटर्स को देखा, उसके बाद में एक प्राइसिंग मेथड नक्की की, और उसके बाद में फाइनल प्राइस हमने लास्ट में डिसाइड। फिर देखो गेन एंड रिस्क शेयरिंग प्राइस। Buyers may resist a seller's proposal because of a high perceived level of risk. Buyers क्या करेंगे, सेलर के प्रपोजल को रेजिस्ट करेंगे, यानी मतलब रिजेक्ट करेंगे। कब, अगर रिस्क ज्यादा है तो। रिस्क शेयरिंग प्राइसिंग,
गेन और रिस्क दोनों। फायदा अगर बायर को ज्यादा होगा नहीं तो वो प्राइस को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर फायदा उसको कम होगा, नुकसान ज्यादा है, तो वो प्राइस को रिजेक्ट करेगा। इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन अदर पार्टीज। मैनेजमेंट मस्ट ऑल्सो कंसिडर द रिएक्शन ऑफ अदर पार्टीज टू द कॉन्टेम्पलेटेड प्राइस, इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स एंड सेल्स फोर्स। अब मैं तो प्राइस को चेंज कर लेता हूँ, लेकिन उसके कारण डीलर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगी, क्योंकि डीलर का सेल कम हो जाए, ये ना चले प्राइस को बढ़ाने के कारण। कम करने के साथ में डीलर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगी, ये सब भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो प्राइस डिसाइड करने के लिए इतनी सारी चीजें तुमको स्टेप्स ध्यान में रखना पड़ता है, फिर जाके कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस नहीं हो या तो पुरानी, उसकी प्राइस हम डिसाइड कर पाते हैं। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा यूनिट खत्म होता है। अभी मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, 5 मिनट के बाद में मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, और उस वक्त में अपने अकाउंट्स के सम स्टार्ट करेंगे। और उसमें मैं आपको बोल देता हूँ कौन सा आपको क्वेश्चन लेके बैठना है। जो पैम्पलेट आपके पास है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला, उसके अंदर पेज नंबर आपको 58 निकालना है। पेज नंबर 58, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये दो अपने आज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8।